बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में शेख हसीना इस वक्त मौजूद हैं। हिंडन एयर बेस के सेफ हाउस में शेख हसीना हैं। बांग्लादेश में कल हुए विरोध प्रदर्शन में 56 लोगों की मौत हुई। पिछले महीने से जारी हिंसा में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कल दिन भर ढाका से जो खबरें और तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी, दिल दहला देने वाली थी। आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए कि शेख हसीना ने न सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जान बचाने के लिए देश भी छोड़ दिया और बांग्लादेश के C-130 सैन्य विमान के जरिए भारत पहुंच गई। शेख हसीना का विमान शाम करीब 5:45 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। सेना सूत्रों के मुताबिक इससे पहले जब शेख हसीना के विमान ने दोपहर करीब 3 बजे भारतीय आसमान में एंट्री की तो उसे 2 राफेल विमानों ने सुरक्षा दी। दोनों विमान पश्चिम बंगाल के हाशिमारा हवाई अड्डे से उड़े थे। हिंडन एयरबेस पर NSA अजीत डोभाल ने शेख हसीना से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद अजीत डोभाल PM आवास पर होने वाली CCS की बैठक में शामिल हुए और बांग्लादेश के हालात की पूरी जानकारी थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई सीनियर अफसर मौजूद रहे। पड़ोसी मुल्क में बिगड़े हालात पर भारत की पैनी नजर है। बांग्लादेश में भड़की ताजा हिंसा में 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 3 हफ्तों में यहाँ हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के बिगड़े हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ 14 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। और ढाका की सड़क पर रात में फोर्स के मार्च के लेकर भी खबर है। बांग्लादेश में रात भर उपद्रव होता रहा। लगातार आ रही तस्वीरों के बीच हालात के बारे में एक जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है, जहां जानिए किस तरीके से अब ये तस्वीरें देर रात की सामने आई हैं कि सड़क पर रात भर फोर्स का मार्च और रात भर उपद्रवियों की सड़क पर मौजूदगी। और बेहद कड़ी सुरक्षा में शेख हसीना भारत आई। बांग्लादेश से ही सुरक्षा घेरे में थी शेख हसीना। 2 राफेल की सुरक्षा में आई शेख हसीना। बंगाल के हाशिमारा से उड़े थे 2 राफेल विमान। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, हम चाहेंगे एक बार जरा बताएं कि शेख हसीना को कैसे इवैक्यूएट किया गया भारत की तरफ से, कब उनको उनके ऊपर खतरा है ये इनपुट दिया गया, क्योंकि बिना इस इनपुट के भारत की इतनी बड़ी तैयारी, राफेल को एंगेज किया गया, उनको सुरक्षित भारत लाया गया, ये सारा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया भारत की तरफ से? देखिए, आपको याद होगा 24 घंटे पहले यानी 5 तारीख को ये एक बड़ा प्रोटेस्ट था, ढाका प्रोटेस्ट, जिसमें कहा गया था कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे और यही सबसे बड़ा रेड अलर्ट भी था, क्योंकि लगातार ढाका में या फिर आप कहते हैं बांग्लादेश एजेंसीज ने जाहिर कर दिया था कि अब शायद फोर्सेज इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी और भारत की इस पर बहुत करीब से नज़र थी। भारत में लगातार शेख हसीना या फिर उनकी सारी डेवलपमेंट में भारत नज़र बनाए रखा था, लेकिन फिर बांग्लादेश की PM के ऑफिस से ये बताया गया कि उनको भारत आना है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सिचुएशन है या फिर जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच किया जा सकता है। उसके बाद भारत में खास ऑफ NSA अजीत डोभाल और इसके अलावा कई सीनियर अधिकारियों ने जिसमें आर्मी के कई सीनियर अधिकारी थे, एयरफोर्स के थे, उनको वहां से इवैक्यूएट करने की तैयारियां शुरू भी की गई। और देखिए, इंपॉर्टेंट ये था, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर उनको सेफ जोन से अगर इवैक्यूएट करना और उन पर कोई अटैक ना हो जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा गंभीरता से देखा गया और कई प्लान तैयार किए गए। एक तरीका नहीं कि सिर्फ उनको हेलीकॉप्टर से लाया जाए, फिर दूसरा तरीका ऑप्शन किया गया कि नहीं उनको गाड़ी से, रोड से लाया जाए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खतरा था, तो इसलिए लगातार उनको इवैक्यूएट किया गया। मल्टीपल आप कह सकते हैं कि रूट्स के हिसाब से उनको उनकी लोकेशन को, उनके रूट को बहुत क्लासिफाइड रखा गया और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी 101 जो स्क्वाड्रन है हाशिमारा के अंदर रफाल की, उसको भी, हालांकि ये प्रोटोकॉल भी है कि जब भी ऐसे कोई बाहर से डिग्निटरी या फिर कोई बड़े PM के प्रोटोकॉल के अफसर या फिर उनके गेस्ट आते हैं तो उनके प्रोटोकॉल में सिक्योर स्काइज दिया जाता है। उस समय नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है कि उस इलाके में, उस जगह के ऊपर, उस रूट पर कोई फ्लाई नहीं करेगा। और जब शेख हसीना वहां से आ रही थी तो उनको स्टैंड बाय पे रखा गया था। खासतौर पे ये भी कहा गया कि उसमें से स्क्रैम्बल किया गया ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी या फिर कोई ऐसा थ्रेट मिलता है तो रफाल उसको काउंटर करने के लिए सक्षम रह सके।
लेकिन अब खबर यही है कि पीएम पद से इस्तीफे के बाद शेख हसीना भारत पहुंची हैं। हालांकि हमारे सहयोगी सुमित इस बारे में लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत वो पहुंची, और लेकिन सूत्रों के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि सरकार ने काफी विचार विमर्श के बाद अब शेख हसीना को भारत आने की इजाजत दी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इस मुद्दे पर संसद में भी बयान दे सकते हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विशेष तौर पर निगाह रखी जा रही है। इसे लेकर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक हुई। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी तक बांग्लादेश के घटनाक्रम पर कोई जानकारी नहीं दी है और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद संसद में सरकार का रुख स्पष्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश में तेजी से बदलते हालात के बीच कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उनकी बातचीत का ब्यौरा तो नहीं दिया गया, लेकिन समझा जाता है कि चर्चा का उद्देश्य बांग्लादेश में उथल-पुथल के साइड इफेक्ट पर विचार विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना की तरफ से बांग्लादेश सेना ने भारत से पूर्व पीएम के सुरक्षित निकल जाने को लेकर इजाजत मांगी थी। ये बताता है कि बांग्लादेश की सेना का भारत से सहयोगात्मक रवैया है। हालांकि भारत सरकार इसे बांग्लादेश के अभी तक के इतिहास की सबसे त्रासदी के तौर पर देख रहा है और इससे भारतीय हितों की सुरक्षा किस तरह से की जाए, इस पर लगातार मंथन में जुटी है। और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस और नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आग के हवाले कर। बांग्लादेश में बगावत की ये तस्वीर बता रही है कि आवाम के अंदर सरकार को लेकर कितना गुस्सा था। प्रदर्शनकारियों ने नरेला स्थित पूर्व सांसद मशरफ मुर्तजा के घर को आग के हवाले कर दिया। ढाका के कुरीग्राम इलाके में अवामी लीग के दफ्तर को निशाना बनाया गया और उसे तहस नहस कर दिया गया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के यूथ विंग के ऑफिस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। ढाका में ही अवामी लीग के सांसद और उनके दफ्तर पर हमला बोला गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया चैनल की एक बिल्डिंग पर भी अटैक किया। सरकारी दफ्तरों और शेख हसीना के आवास पर भी जमकर आगजनी की गई। हिंसा की एक एक तस्वीर तो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में हिंसा से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। अब तक 14 पुलिस कर्मियों की भी मौत की खबर है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। $10 बिलियन का आर्थिक नुकसान और साथ ही 3,500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों पर भी ताला लग चुका है। और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का ऐलान किया है। अंतरिम सरकार में कई पार्टियां शामिल होंगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी बांग्लादेश में उपद्रव जारी रहा। जनता सड़कों पर थी। इन सब के बीच वहां के सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान ने देश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। सेना प्रमुख ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई सभी हत्याओं की जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सेना लोगों पर गोलीबारी नहीं करेगी। सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान ने देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। बांग्लादेश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सेना ने राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक की थी, उस बैठक में 223 सीट जीतने वाली शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को पूछा तक नहीं किया। अब बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर किसे मिलेगी, इस पर मंथन जारी है। खालिदा जिया की बीमारी को देखते हुए एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नामी अर्थशास्त्री हैं और उन पर आम सहमति बनने के आसार हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने रात में बांग्लादेश की आवाम को संबोधित भी किया। संसद भंग करने की बात कही। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान करते हुए इस बात का भी भरोसा दिया कि आंदोलन में शामिल छात्रों को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा और मृतक के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। इस बीच अंतरिम सरकार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए छात्र संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सरकार में हर वर्ग की भागीदारी होगी। अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान होने के बाद बांग्लादेश जमाते इस्लामी के नेताओं ने भी छात्र संगठनों के साथ बैठक की। सेना ये पहले कह चुकी है कि अंतरिम सरकार बनाने में सेना की अहम भूमिका होगी। ऐसे में सेना से जुड़े मौजूदा और पूर्व अधिकारी इसका हिस्सा हो सकते हैं। अंतरिम सरकार में वाइस चांसलर, आर्थिक मामलों के जानकार, पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व गवर्नर भी शामिल हो सकते हैं।
और इस बीच देखिए शेख हसीना के बेटे जॉय का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश था, यह कहा है जॉय ने। बांग्लादेश पहले एक विफल राज्य था, बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने की राह पर है। कुछ लोगों ने शेख हसीना को हटाने की साजिश रची, यह कहना है शेख हसीना के बेटे जॉय का। लेकिन अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे की आखिर वजह क्या है। अब आपको बता दें 1971 जहां बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, साथ ही 1972 जब स्वतंत्रता सेनानियों और परिवार वालों को नौकरी में 30% आरक्षण, साथ ही 2018 जब विरोध होने पर आरक्षण को खत्म कर दिया गया और उसके बाद 5 जून 2024 जब हाईकोर्ट ने 56% आरक्षण को बहाल किया। और यही वजह है कि रवि आरक्षण को लेकर हुए बवाल के बाद आज ये स्थिति सामने आ रही है। सड़कों पर उतर आए और छात्रों का आरोप, आरक्षण का फायदा अवामी लीग के लोगों को मिल रहा है। छात्रों की मांग, सरकारी नौकरी में आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो। और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर 7% आरक्षण लागू कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। 5 अगस्त की बात करें, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी और अब वो भारत में हैं। इस तरह के पूरी सिचुएशन बनी बांग्लादेश में। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, अब सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बांग्लादेश में को नॉर्मलाइज करना है। सेना के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बांग्लादेश की सेना को ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी तक तो हमने नहीं देखा कि वो सिविल वर्क को अपने हाथ में ले और फिर उसको एक कहें कि नॉर्मल वे में एक सरकार की तरह, रेगुलर गवर्नमेंट की तरह चलाए। क्योंकि जब तक सरकार बनती नहीं है तब तक तो सेना ही है और सेना को ये सारा कुछ संभालना है, चाहे वायलेंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बांग्लादेश और दूसरे देशों से उनके अभी के मौजूदा संबंध हो। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा रवि, क्योंकि देखिए आर्मी जो है लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल कर सकती है, वो सड़कों पर मॉनिटरिंग तो कर सकती है, वो लगातार हिंसा पर रोकथाम तो कर सकती है, लेकिन बाकी के सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी एयरपोर्ट का संचालन करना हो, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वहाँ पर लोगों, स्कूल कॉलेजेस की शुरुआत करना हो, नॉर्मलसी की तरफ जाना हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज। और ये चैलेंज तब तक रहेगा जब तक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार सिविल सोसाइटी किस नाम पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक कई नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं की जा रही है, कई नाम हैं जिनको लेकर फाइनलाइजेशन तक भी बातचीत पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी आखिरकार कौन से ऐसा नाम होगा जिसको लेकर एक्सेप्टेंस बनेगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आखिरकार सरकार के चलने का तरीका क्या होगा, वो किस तरीके से चलेगी, वो क्या किस एजेंडा पे चलेगी, आइडियोलॉजी क्या होगी, ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे कर क्लियर होंगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि अगले 48 घंटे बांग्लादेश के लिए बहुत क्रूशियल भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता कि आखिरकार देश किस तरफ जा रहा है, देश किस हाथों में है, सुरक्षा किस हाथों में। और ऐसे में अगर कोई भी आप कह सकते हैं कि अराजक तत्व और ज्यादा बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसा कियोस मचेगा जहां पर आर्मी भी उसे नहीं संभाल पाएगी, वो सिचुएशन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा हो भी चुका है, क्योंकि आर्मी हालात को अभी तक नहीं संभाल पाई थी। ऐसे में हम सुमित कल भी ये चर्चा कर रहे थे कि जब सेना प्रमुख देश को संबोधित कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है आम लोगों का वो सहयोग, ताकि इस वक्त के हालात को सुधारा जा सके। लेकिन इस बीच एक और खबर आपको बता दें, क्योंकि बांग्लादेश में बदले हालात के बीच ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दे दिए गए और खालिदा जिया 10 साल तक बांग्लादेश की पीएम रही हैं और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को बड़ी राहत मिली है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में बंद विपक्षी नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया। बेगम खालिदा जिया 1984 से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने की थी। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल भेज दिया गया था। खालिदा फिलहाल बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। खालिदा जिया को पार्टी और उनके परिवार की ओर से बार बार स्थायी रिहाई और इलाज के लिए विदेश भेजने का अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन इस संबंध में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बदले हालात में राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मा ने कहा कि खालिदा जिया की रिहाई के साथ ही इलाज के लिए विदेश जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। खालिदा जिया करीब 6 साल बाद जेल से रिहा होंगी। खालिदा जिया मार्च 1991 से मार्च 1996 तक और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद ढाका की सड़कों पर जश्न का माहौल भी नजर आया। देखिए रिपोर्ट।
बांग्लादेश में आरक्षण से शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट पर आकर खत्म हुआ और इसके साथ ही जश्न का माहौल भी बन गया। जश्न की पहली तस्वीर नया पल्टन स्थित बीएनपी दफ्तर के सामने नजर आई, जहां हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, आम जनता नजर आई। इस जश्न में नेताओं ने भी हिस्सा लिया। ढाका की सड़कों पर लोगों का हुजूम खुशी से झूमता गाता नजर आया। ढाका में उत्सव जैसा माहौल नजर आया और लोग एक दूसरे को जीत की बधाई देते नजर आए। सड़कों पर जगह जगह लोग ग्रुप में नजर आए और खुशी से झूमते नजर आए। शेख हसीना के ढाका छोड़ते ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास और उनके ऑफिस पर धावा बोल दिया। कई घंटे तक लूटपाट होती रही। 5 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और उसके आधे घंटे के अंदर उनके दफ्तर पर अवाम ने कब्जा कर लिया। लोग बिल्डिंग में दाखिल हुए और हर तरफ कब्जा कर लिया। उसके बाद वहां जमकर लूट मची। कोई रिक्शे पर सोफा लेकर भागा, कोई महंगी पेंटिंग लेकर चलता बना, किसी के हाथ मुर्गियां आई। शेख हसीना के घर पर भी भीड़ दाखिल हो गई। वहां रखे जायकेदार खाने का मजा लेने लगे। कोई चिकन पर हाथ साफ करता नजर आया। सीएम हाउस के अंदर दावा शुरू हो गई। कुछ लोग हंगामा करने के बाद इतना थक गए कि पीएम दफ्तर के लॉन में सोफे पर आराम करते नजर आए। हजारों लोग पीएम हाउस में दाखिल हो गए और सेल्फी लेते नजर आए। बांग्लादेश की आम जनता शेख हसीना के घर में दाखिल हो गई। यहां मौजूद पत्रकार ने उस महिला से बात की जिसके हाथों में मुर्गियां नजर आई। कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो पीएम हाउस में रखी साड़ियों को लेकर चलते बने। किसी के हाथ फाइल लगी, कोई साड़ियां लेकर चलता बना। पीएम हाउस में रखे बर्तन भी नहीं छोड़े गए, यानी जिसके हाथ में जो आया वो लेकर निकलता बना। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के आधे घंटे बाद ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसे। प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर बने स्विमिंग पूल में नहाते दिखे। बांग्लादेश में लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले ही लोकतंत्र को हिंसक तरीके से लूटते नजर आए। और प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के पार्लियामेंट में भी घुस गए। जिस सदन में देश के विकास पर चर्चा होती थी वहां उन्होंने जमकर बवाल मचाया। तस्वीर ढाका की है, जहां हजारों की संख्या में लोग संसद के बाहर जमा हो गए। इस भीड़ ने बता दिया कि जब जनता सड़क पर आती है तो तख्ता पलट तय हो जाता है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने बांग्लादेश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। सैकड़ों की भीड़ में प्रदर्शनकारियों ने असेंबली में भी धावा बोल दिया। जहां सत्र के दौरान नेता बैठकर देश की नीतियां बनाते थे, वहां अराजकता का माहौल था। बम दागे जा रहे थे, जोरदार हंगामा था। संसद के अंदर हर तरफ धुएं का गुबार देखा गया। बांग्लादेश के संसद में दाखिल हुई भीड़ ने खूब हंगामा किया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की टेबल पर चढ़कर हंगामा करते और कुर्सियों को फेंकते देखा जा सकता है। संसद में दाखिल हुए प्रदर्शनकारी सेल्फी लेते नजर आए। प्रदर्शनकारी यहाँ घंटों जमे रहे। इस हंगामे के बीच एक प्रदर्शनकारी को संसद से 55 लाख रुपए भी मिले, जिसे युवक ने सेना के हवाले कर दिया। और बांग्लादेश में हिंसा के चलते दिल्ली में भी अलर्ट जारी है। बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए उच्चायोग का दौरा भी किया। ये देखिए सामने आपको दिखा देगा, बांग्लादेश का हाई कमीशन है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रिंट जरा नजर आप जिधर भी दौड़ाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। जिस तरीके से बांग्लादेश में गुस्सा है शेख हसीना उनकी जो पार्टी है आवामी लीग के खिलाफ, और ये भी कहा गया कि जहाँ जहाँ उनको मदद मिल सकती है वहाँ पर इस तरह की घटना भी घट सकती है। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के महानायक शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों को भी नहीं बख्शा। उन्मादी भीड़ ने उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को निशाना बनाया। पूरे देश में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और बांग्लादेश की आजादी के महानायक के वजूद को मिटाने की कोशिश नजर आई। कहीं बंग बंधु की मूर्तियों पर हथौड़ा चलाया गया, कहीं उनकी निशानी को बुलडोजर से मिटाने की कोशिश की गई। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को तोड़ने की कोशिश की गई।
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के विरोध में भीड़ इतनी अंधी हो गई कि अपने राष्ट्रपिता को भी नहीं बख्शा। लोग उनकी तस्वीर पर ईंट पत्थर बरसाते नजर आए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जहां-जहां इमारत पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है, उसे ढूंढ कर बुलडोजर से गिराने की गुस्ताखी सरेआम की गई। विरोध में उतरी बांग्लादेश की जनता शायद ये भूल गई कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता थे, जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने, जिन्हें बंग बंधु की पदवी से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम रोल निभाया। हालांकि बांग्लादेश की मुक्ति के 3 साल के अंदर सैनिक तख्तापलट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ताजा प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उनकी निशानी पर हमला बोला गया, वो हैरान करने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पीएम हाउस में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, सरकारी इमारतों पर भी हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश की राजधानी में जगह जगह आगजनी होती रही, आसमान धुएं से काला होता रहा, हर तरफ तोड़फोड़ और तबाही मचती रही। प्रदर्शनकारियों ने दिन भर सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया, अवामी लीग के दफ्तरों पर हमले होते रहे। इस तस्वीर में प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के सेंट्रल ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। ढाका की सड़कों पर जगह जगह आगजनी की गई, दुकानों और दफ्तरों के सामने लोगों का हुजूम नजर आया। लोग हर हरकत पर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आए। धानमंडी में गुस्साई भीड़ ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी आग के हवाले कर दिया। म्यूजियम से निकला धुआं पूरे आसमान में छा गया और मानो आसमान में अंधेरा छा गया। तस्वीरें पीएम हाउस की हैं, जहां सरकारी गाड़ियों को खाक कर दिया गया। सरकारी इमारतों में आग लगाई गई, जहां रखी चीजें जलकर खाक होती रही। इस बीच सड़कों पर लोग पीएम आवास से लूटे गए सामान ले जाते नजर आए। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जगह जगह लोग इकट्ठा हुए और मिठाइयां बांटते भी नजर आए। और बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज भारत में ही रह सकती हैं शेख हसीना। यूके में अभी उनको नहीं मिली है शरण। जब तक किसी देश में शरण नहीं, भारत में रहेंगी शेख हसीना। जानकारी के मुताबिक शाम तक शरण मिलने की उम्मीद है। सुमित, सवाल इस बारे में कि क्या खबरें अभी फिलहाल, क्योंकि यूके में भी उनको अभी शरण नहीं मिल सकती, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप नॉर्मली देखें तो होता यह है कि जिसको भी असाइलम चाहिए होता है वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पे अप्लाई करता है अथॉरिटी से। लेकिन शेख हसीना क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, वो लगातार उनके ऊपर कई थ्रेट हैं, इसलिए उन्होंने यूके से और कई यूरोप की कंट्री में असाइलम के लिए अपनी इच्छा जाहिर किया। हालांकि अभी तक असाइलम के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि आखिरकार वो कहाँ जाएंगी। यूके अभी तक उनको असाइलम नहीं दिया है। निश्चित तौर पर शाम तक उनको असाइलम मिल जाने की उम्मीद है और उसी के बाद वो भारत से रवाना होगी। लेकिन तब तक वो भारत में ही रहेंगी। भारत में उनको एक सेफ जोन में, हिंडन में रखा गया है। लेकिन ये जरूर है कि उनकी मूवमेंट के बारे में बहुत चीजें क्लासिफाइड रखी गई हैं, बहुत चीजें सीक्रेट रखी गई हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक उनको असाइलम नहीं मिल जाता, जब तक उनको अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक उनकी हर मूवमेंट, हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रहेगी। जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि किस तरीके से बांग्लादेश में बिगड़े हालात को देखते हुए बॉर्डर पर भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों देशों के बीच आवाजाही भी फिलहाल ठप है। शेख हसीना के देश छोड़कर जाते ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच सभी रेल सेवाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा, बांग्लादेश में उथल-पुथल को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस ने इस साल जुलाई के मध्य में आखिरी फेरे लगाए थे। इसके बाद हिंसक प्रदर्शनों के कारण उन्हें रद्द कर दिया गया। और बांग्लादेश में तख्तापलट पर अभी की सबसे बड़ी खबर, खालिदा जिया के बेटे ने रची तख्तापलट की साजिश। तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर रची साजिश। 6 साल पहले रची गई तख्तापलट की साजिश और अब उस षड्यंत्र को देखिए, अमली जामा पहनाया गया। जुलाई 2018 में बीएनपी आईएसआई के बीच डील हुई। लंदन में हुई आईएसआई बीएनपी की पहली मीटिंग। बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन हैं तारिक रहमान
और तारिक रहमान की तरफ से ही आईएसआई के साथ मिलकर यह पूरा प्लान बनाया गया जो अब बांग्लादेश में सफल हो चुका है। और यहां पर खालिदा जिया भी रिहा कर दी गई हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। तो बड़ी जानकारी है ये। आईएसआई के साथ मिलकर खालिदा के बेटे ने यह षड्यंत्र रचा है और एक तरफ खालिदा जिया रिहा हो रही हैं, दूसरी तरफ आप देखिए शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाक प्रेमी जमात, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे उग्र संगठन सक्रिय हैं और ऐसे संगठन के पीछे पाकिस्तान की फंडिंग है। साथ ही जमाते इस्लामी कर रहा है आंदोलन का नेतृत्व। ये बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। जहां जमात पर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगाया था, तो बांग्लादेश में हिंसा और हिंसा के पीछे की वजह और हिंसा के पीछे पाक प्रेमी जमात और साजिश को लेकर ये बड़ी खबर। बांग्लादेश में इतने बड़े हिंसक प्रदर्शन का स्पॉन्सर कौन है? भारत समर्थक शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के लिए खाद और पानी कहां से मिल रहा है? इसके तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े हुए हैं? इसको समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमात इस्लामी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे जमात इस्लामी संगठन का हाथ है और जमात के ऊपर आईएसआई का हाथ है। सूत्रों से खबर है कि जमात को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है और आईएसआई जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को सीक्रेट फंडिंग करके उसका इस्तेमाल 1971 वाला बदला लेने के लिए कर रही है। बात जहाँ तक चीन की है तो उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। असल में पिछले ही महीने शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। वो चीन से $5 बिलियन के आर्थिक लोन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें सिर्फ $100 मिलियन की पेशकश की। इससे नाराज शेख हसीना ने अपनी यात्रा एक दिन पहले ही खत्म कर दी थी। जानकारों ने चीन के इस रवैये के पीछे शेख हसीना की भारत यात्रा को बड़ी वजह माना था। चीन यात्रा से ठीक पहले शेख हसीना ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की थी और इसी वजह से चीन उनसे चिढ़ा बैठा था। जलते बांग्लादेश के पीछे चीन के हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि वो भारत समर्थक शेख हसीना की पार्टी को पसंद नहीं करता है। वो खालिदा जिया की पार्टी का ज्यादा करीबी है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा से 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैंने किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेख हसीना ने देश का नाम नहीं बताया जिसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाना चाहता था। आगे मुश्किलें और आएंगी। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के एक हिस्से को लेकर एक देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक एयरबेस बनाएंगे। भारत के पड़ोस में अस्थिरता और उथल पुथल मचाना चीनी राष्ट्रपति का कूटनीतिक शौक है। वो भारत घेरो साजिश के तहत काम कर रहे हैं और भारत के पड़ोसी मुल्कों को अपने दुष्चक्र में फंसाते जा रहे हैं। बांग्लादेश संकट ने दिखा दिया है कि चीन को भारत के पड़ोस में अस्थिरता का माहौल देखना पसंद है। किसी देश को अपने कर्ज जाल में फंसाकर बर्बादी के कगार तक ले जाना जिनपिंग की पुरानी फितरत है। चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया था। इसी कर्ज को ढाल बनाकर चीन ने उसके बंदरगांव परियोजनाओं में घुसपैठ शुरू कर दी। बाद में श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट में घिर गया और राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। चीन का ऐसा ही खेल भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में देखने को मिला था, जब उसने भारत के प्रति झुकाव रखने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की लोकतांत्रिक पार्टी को पार्टी के खिलाफ साजिश रचकर वहां की सेना से तख्ता पलट करवा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ी का चीन प्रेम जग जाहिर है। जिनपिंग की शह पर वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे भी चीन का कर्ज जाल है। नेपाल में भी चीन समर्थक केपी शर्मा ओली के साथ उसका नापाक प्रेम जग जाहिर है। इसके अलावा पाकिस्तान कैसे जिनपिंग के हाथ की कठपुतली है, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग न्यूज का, जहां वीडियो ब्रेकिंग की हम शुरुआत करने जा रहे हैं इटली में हुए इस भीषण सड़क हादसे की तस्वीर के साथ। इटली के सर्डियाना आइलैंड में भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर देखिए। पीछे से आई तेज रफ्तार फरारी ने लैम्बोर्गिनी को जोरदार टक्कर मारी।
इस हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। Gefilmt, ne? Ja. Leck mich am Arsch! Vollidiot. Vollidiot. Hast gefilmt, ne? Ja. इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर से देखिए, क्योंकि तेज रफ्तार फरारी ने लैम्बोर्गिनी को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें एक दंपत्ति की जान चली गई। Hast gefilmt, ne? Ja. पीछे से आ रही गाड़ी के डैश कैम के जरिए ये तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर Leck जोरदार टक्कर के बाद ये हादसा हुआ। Vollidiot. Hast gefilmt, ne? Ja. Leck mich am Arsch! अब ताइवान की फैक्ट्री में लगी भीषण आग की दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। बड़े विस्फोट के बाद आसमान में आग का ये गोला देखिए। हालात को देखते हुए फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों को बाहर निकालना प्राथमिकता थी। कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। आग लगने के कारणों की भी फिलहाल कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, जहां पुर्तगाल में एयर शो के दौरान दो प्लेन की टक्कर की इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। दो विमान आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक पायलट की मौत और एयर शो को रद्द कर दिया गया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, जहां बार्सिलोना में एक शिप टकरा गई और शिप बंदरगाह में क्रेन से टकराई है। ये देखिए तस्वीर। अचानक क्रेन के गिरते ही लोगों में दहशत, लोग आसपास भागते नजर आए। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पास खड़े एक जहाज को टक्कर मारते हुए जमीन पर क्रेन कैसे गिरी, वही तस्वीर आपके सामने। जहाज से 4 कंटेनर गिरे हैं और आग लग गई। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर मेक्सिको के सबसे बड़े पटाखा बाजार में लगी आग के। इस घटना में कई लोगों की मौत की खबर है। अचानक सुनाई देने लगी एक के बाद एक धमाकों की आवाज। 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, लगातार हो रहे धमाकों की वजह से आसपास के मकान और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। छठी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में तेजी से फैल रही है आग। कैलिफोर्निया के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी आग की यह घटना। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। कई दिनों से लगी है आग। जंगल का बड़ा इलाका इस आग में जलकर खाक हो गया। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग, ओमान के सामैल में भीषण तूफान का कहर। भारी बारिश के साथ चलने लगी तेज हवाएं। भीषण तूफान में रास्ते में फंसे कई लोग। तो तूफान का असर और इस भीषण तूफान की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। भारी बारिश के साथ हवाएं चलती नजर आई, तेज हवाएं। और ओमान के सामैल से ये तस्वीरें सामने आई। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में आग का एक और वीडियो सामने आया। जंगल की आग ने रिहायशी इलाकों को चपेट में ले लिया।
आग में फंसे कुत्ते को बाहर निकालता दिखा एक शख्स और रिहायशी इलाकों से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। Hey, get out of there! Go! Go, 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 go! Go! Come on, do not go back in! Go! नौवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्ट बीच पर तूफान ने दस्तक दी। तूफान के बाद सड़कों पर भारी जलभराव, घरों के अंदर भी घुसा पानी, लोगों को हुई परेशानी। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के फ्लोरिडा के सारासोटा में जलभराव का वीडियो सामने आया। तूफान के दौरान हुई बारिश से भारी जलभराव, फ्लोरिडा की सड़कों पर जलभराव का नया वीडियो आया सामने। पेट में दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब की अब तस्वीर आपके सामने, जहां जुजान प्रांत में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है और कई फीट तक भरे पानी और पानी में समा गई गाड़ियों की ये तस्वीर सामने आई है। हालात के बीच इसी सैलाब से गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के मेहर जिले में पानी के तेज बहाव से बांध टूट गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग में ये तस्वीर, जहां कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है और बांध के दोनों ओर 50 से 60 मीटर तक सड़क भी बह गई है। पानी का ये तेज बहाव और बांध के दोनों तरफ सड़क भी अब बह चुकी है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मेहर जिले की आपके सामने, जहां पानी के तेज बहाव से बांध टूट गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पानी में पुल बह गया। ये देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग, जहां कई गांव का संपर्क यहां भी टूट चुका है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। तेज बहाव की चपेट में आकर कई घरों की दीवारें तक गिर गई हैं। खबर यह है कि एक सरकारी स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। लोक निर्माण विभाग का 50 मीटर लंबा पुल बह गया। अब फ्लोरिडा में तूफान के बाद की तस्वीर आपके सामने। ये वीडियो आया है सामने, जहां लाइव ओक की सड़क पर कई फीट तक पानी भर चुका है। जलभराव में कई गाड़ियां तक खराब हो गई हैं और सड़क पर भरे पानी को निकालने की कैसे हो रही है कोशिश और किस तरीके से सड़क के बीचों बीच फंसी गाड़ियों को लोग धक्का मारकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वही तस्वीर आपके सामने। जापान में सुकुराजिमा ज्वालामुखी में धमाके की ये तस्वीर अब आपके सामने है। धमाके के साथ कई फीट तक ऊपर उठता लावा और लावे के साथ धुएं का ये गुबार इलाके में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। रात के समय ज्वालामुखी में धमाके की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील में आम लोगों और किसानों में भिड़ंत, विवादित जमीन को लेकर हुआ बवाल। माटो ग्रोसो डो सुल इलाके की घटना है ये। आगजनी की घटना, 10 लोग घायल हुए हैं। गोलियां चलने की भी आवाजें सुनाई दी।